इसी के फलस्वरूप धीरे धीरे भूव्यवस्था में परिवर्तन आने लगे। इन परिवर्तनों को तभी समझा और अनुभव किया जा सकता है जबकि भूमि व्यवस्था और भू स्वामित्व के इतिहास को पढ़ा और समझा जाए। प्राचीनतम काल में भूमि पर समाज का स्वामित्व माना जाता था, लेकिन वैदिक काल में परिवर्तन हुआ और भूमि पर समूह का अधिकार माना जाने लगा। अगर भूस्वामी भूमि कर नहीं देता था तो राज्य को यह अधिकार था कि वह भूस्वामी को उसके स्वामित्व के अधिकार से वंचित कर दे और उसर भूमि, जंगल और खानों पर राज्य का अधिकार था। यह अधिकार इस आधार पर था कि समस्त भूमि पर राज्य का अधिकार होता है। धीरे धीरे राजतंत्र के विकास के साथ साथ भूमि पर राज्य स्वामित्व का विकास होता गया और व्यक्तिगत अधिकार कम होता गया। राजा के अधिकारों के समर्थन में अब संबंध में लिखा है कि भूगर्भ से निकली हुई संपत्ति के ऊपर सामान्यतः राजा का अधिकार होगा, उसके जोतने वाले का नहीं। इसी प्रकार मौर्य काल में कौटिल्य ने भी भूमि पर राजा के स्वामित्व को स्वीकार किया है। उनसे स्पष्ट रूप से कहना है कि जंगलों पर और खानों पर सिद्धांततः राजा का अधिकार होता है और कृषक के पास जो भूमि है यह राज्य की ओर से उसे प्रदान की गई है। राजा जब चाहे उसे उससे छीन सकता है और मनुस्मृति भी भूमि पर राजा के स्वामित्व को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि वह भूगर्भ निधि का भी मालिक है, क्योंकि वह राज्य की समस्त भूमि का मालिक होता है। गुप्त उत्तर काल में हुई कृषि में उन्नति का साहित्य ग्रंथों से पता चलता है कि अभिधान और रत्नमाला में भी अनेक अन्य पदार्थों का उल्लेख है, जिनमें 3 प्रकार के चावल, सरसों, काली मिर्च और जंतिल 4 प्रकार की दालें प्रमुख है। मेघातिथि ने 17 प्रकार के अन्य पदार्थों और शर्करा का उल्लेख किया है। अभिधान और रत्नमाला में भूमि का वर्गीकरण उसकी गुणता के आधार पर किया गया है। सिंचाई रहट और चमड़े के चरस से होती थी। 9वीं और 10वीं शताब्दी के अरब लेखकों ने पश्चिमी भारत की उपजाऊ भूमि का उल्लेख करते हुए अन्न और फल की उत्पादन वृद्धि हेतु सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। त्रिपुरी नगर के हथियागढ़ का प्रदेश 3 दिशाओं में नर्मदा की सहायका और प्रदेश जो गंगा से तथा चौथी और एक झरने से गिरा हुआ है। हेनसांग ने भी गया के समीप एक झरने का वर्णन किया है जिसका उपयोग कृषि में होता था। इसी प्रकार सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले इंद्रप्रस्थ नगर का उल्लेख किया गया है और 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा भोजपुर में सिंचाई व्यवस्था के लिए विशाल झील और खुदवाई गई थी, जो क्षेमेंद्र ने चमड़े के पानी के थैलों का उल्लेख किया है जिनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। भूस्वामित्व के आधार पर कृषकों के 2 वर्ग थे। प्रथम वे कृषक थे जिनका भूमि पर स्वामित्व था, वे नौकरों से कृषि करवाते थे। दूसरे प्रकार के वे कृषक थे जिनके पास भूमि स्वामित्व नहीं था, ये खेतिहर मजदूर थे जिन ब्राह्मणों को सामंत भूमिदान में देते थे। वे भी सामंत बन गए थे और कुछ मंदिरों और यह भी इसी काल में जमींदार बन गए थे। किसानों को जमींदारों को अत्यधिक कर देना पड़ता था, इसलिए किसान निर्धन हो जाता था।
मनुस्मृति से इस बात को बल मिलता है कि राजा कृषि योग्य भूमि का भी मालिक होता है। मेघातिथि ने भी भूमि स्वामित्व और भूमि रक्षण को पृथक नहीं माना है और दोनों अधिकार राजा को दिए हैं।